आइए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे घर में जो आपको जाना पहचाना सा लग सकता है। कहीं ये आपके आसपास के किसी घर की कहानी तो नहीं है? दरवाजे की घंटी से निकिता की नींद खुलती है। इतनी सुबह कौन आया? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। हे भगवान, कहीं बिजली विभाग वाले तो नहीं आ गए? मैंने बिजली के तार को पीछे खंभे से जोड़ रखा है। अगर पकड़े गए ना तो कम से कम 80,000 1 लाख का फाइन बन जाएगा। अब क्या करें? अरे रुको, अभी दरवाजा मत खोला, वेट। प्रमोद हड़बड़ाते हुए पीछे बिजली के खंभे से जुड़े अपने घर के तार को हटाता है। फिर जाकर निकिता दरवाजा खोलती है। जी, आप कौन? मैं विष्णु। आप कौन? लगता है भाभी ने नई काम वाली रखी है। भाभी ने नई काम वाली रखी है? कौन सी भाभी? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरा घर है। मानना पड़ेगा, जानवी भाभी को भी नौकरों को भी सर पर चढ़ा कर रखा है। इसके पहले कि ड्राइवर कह रहा था कि मेरा घर है, अब काम वाली कह रही है मेरा घर है। जानवी भाभी? भाभी ने इस लड़के को बुलाया है, पर क्यों? हमारे घर पर तो कोई ड्राइवर कभी था ही नहीं। जानवी भाभी आपकी? हाँ, ये उन्हीं का घर है। वैसे आप यहाँ? मैं उनके हस्बैंड का छोटा भाई। क्या? ये सुनते ही निकिता विष्णु के चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है। उसकी सांसें फूल रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रमोद! प्रमोद! अपने पति को आवाज देती हुई निकिता अपने कमरे में जाती है और वहीं फर्श पर बैठ जाती है। हे भगवान, क्या हो गया? तुम इस तरह घबराओगी तो नहीं पकड़ाते भी हम पकड़े जाएंगे। दरवाजे पर बिजली विभाग वाले नहीं आए, बिजली गिराने वाले आए। हाँ, सही कह रही हो तुम। पूरा मोहल्ला बैठकर चोरी कर रहा है, तो अब उन्हें तो बिजली गिरानी पड़ेगी ना। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे सबूत मिटा दिए। बाहर भाभी के दूसरे पति के ससुराल से उनका देवर आया है। क्या बोल रही हो तू? वही जो तुमने सुना। दरवाजे पर विष्णु नाम का लड़का है, कह रहा है ये मेरा घर है, और भी कुछ कह रहा है। तुम ठीक तो हो? चलो मेरे साथ, देखता हूँ कौन है। प्रमोद निकिता का हाथ पकड़कर दरवाजे तक जाता है। निकिता जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं था। ये लो, यहाँ तो कोई नहीं है। पर था। वो रहा, देखो फोन पर बात करता हुआ जा रहा है। अरे भाई रुको, सुनो। विष्णु नहीं रुकता और सीधा अपने पैरों की रफ्तार को और तेज करता हुआ फौरन सोसाइटी गेट से बाहर निकल जाता है। जरूर भाभी ने उसे फोन कर दिया होगा कि वो अपने मायके में है। ये तो बहुत गलत हुआ प्रमोद। तुम अभी इसके बारे में किसी से कहना मत प्लीज, नहीं तो बात गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। और भैया से तो बिल्कुल नहीं। चलो सोने चलते हैं। अब क्या नींद आएगी मुझे? झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। सुबह के 8 बजे दूध वाला आता है। कोई नहीं सुन रहा है क्या? इस घर में मैं एक ही हूँ। पूजा से उठवा कर मानेंगे ये लोग मुझे। ए बहू, दूध वाला दरवाजे पर खड़ा है, तब से आवाज दे रहा है। कहाँ ध्यान है तेरा? जा दूध ले ले। पतीला नहीं दिख रहा था माँ जी, लेती हूँ दूध। आप कंटिन्यू कीजिए पूजा। अरे क्या कंटिन्यू, बीच में ही बुलवा दिया। निकिता दरवाजे पर जाती है और कहीं खोई हुई दूध बिना सही से नापे भरने लगती है और 8 पाव की जगह सिर्फ 6 पाव दूध लेकर मुड़ जाती है। और रोज एक एक बूंद दूध के लिए लड़ने वाली भाभी आज 6 पाव दूध लेकर वापस जा रही है। अरे ओ भाभी, 2 पाव और बाकी है, देख लो। लालू धोखाधड़ी नहीं करता। वो अलग बात है कि दूध में पानी मिलाता है, पर पानी मिलाए दूध को भी 8 पाव की बात हुई है तो 8 पाव ही देगा। वैसे ध्यान जरा खोया खोया सा लग रहा है आपका। क्या बात है, सब ठीक तो है? क्या बताऊं लालू, सच कहूं तो ससुराल एक पहेली ही है जिसके कई राज ऐसे वक्त पर खुलते हैं जिस वक्त पर हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अभी अचानक कोई सर पर भारी सा वजन रख दे तो इंसान वजन में खोया खोया ही लगेगा ना। मुझे भी ना अपनी बीवी के बारे में बहुत कुछ शादी के बाद पता चला था, पर इस तरह रिश्ते तोड़े नहीं जाते। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बात क्या भुलाने लायक है भी कि नहीं। वैसे हुआ क्या है भाभी, बताइए तो सही। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूं। अरे छोड़, तू दूध तोल। विश्वास नहीं दिखा रही हो तुम भाभी। मदद नहीं कर सका तो कम से कम आपका दुख सुन तो सकता हूँ। आखिरकार मेरे परिवार वाले पिछले 40 साल से इस घर में दूध पहुंचा रहे। वो जानवी भाभी नहीं है क्या? निकिता अपनी बात शुरू करती है कि कमरे से प्रमोद निकल कर आता है और उसे पुकारता है। शिट, प्रमोद आ गए। तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ लालू। अपने पति को आता देखते ही निकिता चुप हो जाती है और दूध वाले के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। जानवी भाभी और प्रमोद भैया, ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने?
जो बेचारी निकिता भाभी के चेहरे से खुशियां ही उड़ गई, वरना जब देखो भाभी मछली की तरह कूदती रहती थी। भगवान जाने ये कलयुग क्या क्या रंग दिखाएगा। निकिता किचन में जाकर सभी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। मैं क्या कह रहा था बहू, आज नाश्ते में ना करेले की सब्जी बना लेना। नाश्ते में मैंने आलू की सूखी सब्जी पहले ही बना ली पापा जी। अरे वाह, आज तो तूने नाश्ता पहले ही बना लिया, बहुत अच्छे। अब नाश्ता बन ही गया तो मुझे परोस दे, दवाइयां ले लूं मैं, फिर जानवी को फोन मिलाऊंगी। हफ्ते भर का क्या कर गई थी, आज 9 दिन होने को आ गए। वो आएगी तब तो तू अपने मायके जा पाएगी। निकिता कुछ नहीं कहती, सीधा रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगती है। तभी दरवाजे से अंदर आती है घर की काम वाली पारो। भाभी, वो मेरे ना सास की ससुर की देवर की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मुझे ना 1 बजे बस पकड़कर जयपुर जाना पड़ेगा। तो अभी जो बर्तन है वो दे दो, उसके बाद तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी, और शायद उधर 2 दिन भी लग सकते हैं, तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आराम से जाओ। और जो बर्तन थे सुबह मैंने खुद धो लिए, तो जो सिंक में 2-4 प्लेट और कटोरियां हैं बस इन्हीं धोना है। निकिता भाभी को क्या हो गया है? ये तो सभी को नाश्ता करवाने के बाद फिर बर्तन धोने को डालती है। जितने बर्तन धुल सके सारे धुलवाने में, और ये छुट्टी देने को कैसे राजी हो गई? जरूर कोई लफड़ा हुआ है, कहीं मुझे ये काम से निकालने वाली तो नहीं है। मैं सोच रही थी भाभी की छोड़ देती हूँ, नहीं चाहती हूँ। वैसे भी जानवी भाभी अपने घर गई है, सारा काम आप पर आ जाएगा। जानवी भाभी के जाने के बाद सच में सर पर बहुत प्रेशर आ गया है, पर अगर ये सिर्फ काम का प्रेशर ना होता तो मैं सह भी लेती। ये तो मन का बोझ है। मैं समझी नहीं भाभी, क्या बात हो गई? नहीं बता सकती पारो, तुम्हारे भैया ने मना किया है। अच्छा, पूरी बात मत बताओ, थोड़ा हिंट तो दे दो, किससे रिलेटेड है? इस बात से किसका बुरा हो सकता है? कुछ ऐसा है जो मुझे ही जाकर जेठ जी को बताना होगा, और उस बात को सुनकर जेठ जी और भाभी दोनों के जीवन पर, एक्चुअली सिर्फ उनके ही नहीं सभी के जीवन पर असर पड़ेगा। सब बदल जाएगा। उसके बाद ये घर रहेगा नहीं रहेगा, पापा जी कहाँ होंगे, मम्मी जी कहाँ होंगी, मैं प्रमोद कहाँ होंगे, कुछ नहीं पता। तो फिर आपको ये बात करनी क्यों है? इसी में सबकी भलाई है। आज नहीं तो कल, मुझे नहीं तो प्रमोद को इस बात को आगे लाना ही होगा, और माँ बाबूजी के सामने ये बात है, उसके पहले भैया से हम बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर निकिता रसोई से बाहर चली जाती है। बताओ, कौन कह सकता था इस घर में भी बंटवारे की बात आ जाएगी? पर वही बात है ना, धीरे धीरे सब अपना अपना देखने लगते हैं। पर अगर ये दोनों अलग हो गए तो मैं किसके घर में बर्तन करूंगी? ये भी तो सोचने वाली बात है। अभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए मुझे। अभी छुट्टी करने के पता चला काम ही हाथ से चला गया। यहाँ रहूंगी तो अंदर की बातें भी तो पता चल पाएंगी। निकिता नाश्ता गर्म करके बाहर लेकर आती है। वृंदा के खाना खाने के बाद बाकी सभी नाश्ता कर लेते हैं। बस एक फुलका से कौन खाता है बेटा? इतनी धूप पड़ रही है, पेट में अनाज रहना चाहिए, नहीं तो धूप लग जाएगी। नहीं मम्मी, वो आज जरा उठने में देरी हो गई ना, तो भूख नहीं है मुझे। मैं चलता हूँ ऑफिस, और मैंने तुमसे कहा था ना निकिता, उस बात पर जरा ध्यान रखना। किस बारे में बात हो रही है, मैं भी तो जानूं। वो पापा जी ये कह रहे थे कि इस बार में छुट्टी में मैं अपने मायके ना जाऊं, तो अगर इस बारे में कुछ हो सकता है तो जरा सोचो, बस वही बात है। सुभाष अपने काम पर चला जाता है और प्रमोद फैक्ट्री पर, लेकिन प्रमोद का मन नहीं लग रहा था। कहाँ ध्यान है प्रमोद तेरा? मैंने तुझे चेक साइन करने को बोल रखा था, तूने अब तक नहीं किया। अरे रॉ मटेरियल्स वालों का चेक क्लियर नहीं करेंगे तो वो दोबारा मटेरियल थोड़ी ना भेजेंगे। क्या कुछ कह रहा था क्या? क्या बात है, ठीक तो है ना तू? पूरी बात कह दी मैंने, तूने कुछ सुना ही नहीं। ईयरफोन्स पहने क्या? काश आंखों पर भी काला चश्मा पहना होता। नहीं पहने हैं ईयरफोन्स। आज सुबह ऐसा कुछ सुन लिया है जो मेरे मन को कश्मकश में फंसा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूं। आज सुबह मेरे घर में एक लड़का आया था, खुद को मेरी बड़ी भाभी का देवर बता रहा था। इसका मतलब है कि मेरी नॉलेज से परे मेरा एक और भाई भी है, और शायद उसे भी मेरे बारे में नहीं पता, पर मम्मी ने ऐसा क्यों किया? क्या? पर शायद इसमें गलती तुम्हारी मम्मी की नहीं है। सच कहूं तो मेरी दादी हमेशा तेरे पापा के बारे में बताती है कि वो बड़े दिल फेंक थे। एक जमाने में बहुत किस्से रहे उनके। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो काम धंधे को छोड़कर इधर उधर भटकने में रहने लग गए थे। ऐसे में उन्हें सुधारने के लिए उनकी शादी तेरी मम्मी से करवा दी गई।
मुझे तो लगता है कि ये दूसरा भाई तेरी मम्मी का नहीं है, तेरे पापा का है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तेरी मम्मी बेचारी बड़ी सीधी सी लगती है। बेचारी औरतें क्या कर सकती है, आखिर खून का घूंट पीकर उन्हें सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और वो जमाना तू जानता ही है कैसा था। हो सकता है इसीलिए हर रविवार पापा शहर से बाहर जाते हैं। प्रमोद के सर पर गुस्सा हावी हो गया था, उसकी सांसें चढ़ रही थी। वो गाड़ी की चाबी लेता है और सीधा अपनी भाभी के मायके जाने के लिए निकल पड़ता है। अजीब बात तो यह है कि इस बारे में भाभी को सब कुछ पता था, उन्होंने कभी हमें बताया नहीं। और वो लड़का दूसरे घर के बारे में भी कुछ कह रहा था, मतलब पापा का दूसरा घर है, यानी दूसरी बीवी भी है। मम्मी ने भले आपको माफ कर दिया हो पापा, पर आपका ये बेटा, खुद को उनका बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। मैं अपनी माँ को उसकी इज्जत दिलवा कर रहूंगा। अब वो वक्त नहीं रहा जब औरतें चुपचाप सब सह लेती थी। प्रमोद जानवी को लेने आ रहा है, इस बात से बेखबर जानवी आराम से अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने छत पर बैठे गप्पे लगा रही थी। तभी उसके फोन पर उसकी सास का फोन आता है। अब कितनी देर और मायके रहना है तुझे, आ भी जा। जब मैं यहाँ आ रही थी तो आपके सुपुत्र ने कहा था जाओ आराम से अपने मायके रह कर आओ, 6 महीने रह लो, मुझे कौन सा तुम्हारी याद आती है। तो जब ससुराल में पति को ही मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूं आकर मम्मी जी। ऐसा कहा विक्रम ने तुझे? और रात भर से ये सो नहीं पाता है, बस यहाँ से वहां घूमता रहता है, तेरे सामने बनता है हीरो। इसके तो ना मैं कान खींचूंगी अलग से। पक्का तुझे समझ में नहीं आता, मर्द ऐसे ही होते हैं। अब तू जाकर आएगी तब तो तेरी देवरानी छुट्टी में अपने घर जा पाएगी। इसका पति तो इससे पहले से मना करके बैठा हुआ है, अब ये भी तो बेचारी 2 दिन अपने घर वालों से मिलना चाहेगी ना। वृंदा यहाँ अपनी सास का फोन रखती है और वहां उससे नीचे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही नीचे झांकती है उसका देवर गाड़ी लेकर नीचे खड़ा था। मतलब है मम्मी जी ने तुरंत तुम्हें भेज भी दिया? रघु ठीक कह रहा था, मतलब मम्मी को सब कुछ पहले से पता है। ऑब्वियसली हो गई। ऊपर आ जाओ प्रमोद, मम्मी पापा से भी मिल लो। आप अपना सामान लेकर नीचे आ जाइए, मैं यही ठीक हूँ। आज प्रमोद अपनी भाभी को भाभी कहकर बुलाता भी नहीं है। जानवी फटाफट अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। प्रमोद जी अंदर क्यों नहीं आ रहे, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है, मुझे फिक्र हो रही है। पता नहीं मम्मी क्या बात है, ऐसे ही मूड नहीं होगा। दिन भर भाभी भाभी करने वाला तेरा देवर घर के अंदर नहीं आना चाह रहा। और देखा नहीं उसने कैसे बात की तुझसे, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? एक बार जरा दामाद जी को फोन करके पूछ ले क्या बात होगी। 1 मिनट, तू जब से आई है तूने एक बार भी दामाद जी से बात नहीं कराई हमारी। कहीं तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं होगी? हे भगवान, क्या छुपा रही है हमसे? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। जब वहां जाकर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको भी बता दूंगी। विष्णु का सुबह दरवाजे पर आना हर तरफ नई नई खिचड़ी पका रहा था और एक खिचड़ी अब जानवी की माँ के दिमाग में भी पक चुकी थी। जानवी गाड़ी में बैठती है और प्रमोद गाड़ी तेज करके चलाना शुरू कर देता है। ये तू कैसे गाड़ी चला रहा है, धीरे चला। रास्ता किधर है? आपके दूसरे ससुराल का रास्ता किधर है? आपका देवर सुबह सुबह आपसे मिलने हमारे घर पहुंच गया था। आपको नहीं लगा कि एक बार आपको भी हमें इस बारे में बताना चाहिए? ये तो क्या बोल रहा है, किसका देवर किसी मिलने कहाँ पहुंच गया? मेरा देवर तो तू है। मतलब आप नहीं बताएंगी? मैं नहीं चाहता था कि ये बात इस तरह बाहर आए कि कोई आप पर उंगली करे। भाभी शायद आप किसी वादे के कारण मजबूर है, पर अब ये वादा आपको तोड़ना ही होगा। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था विक्रम तू मेरे साथ ऐसा करेगा। पूरा परिवार एक हो बैठा है। मम्मी मतलब सही थी, मुझे कहीं नहीं जाना, वापस मुझे मेरे मायके छोड़ दे। जानवी जैसे ही कहती है प्रमोद अपने पार्टनर रघु को फोन करके अपने घर आने के लिए कह देता है और सीधा अपने घर के लिए आगे बढ़ जाता है। खुद तो मुझे प्रमोद ने कहा था किसी से इस बारे में बताना मत, और तुमसे कह दिया। वो कहना तो नहीं चाह रहा था, पर जिस हिसाब से वो खोया खोया था उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। उसे आंटी पर शक हो रहा था, पर मुझे पता है इसमें आंटी नहीं अंकल इन्वॉल्व है। हे भगवान, तुम भी नहीं समझ पा रहे हो रघु, इसमें गलती किसी की नहीं है, जानवी भाभी की है। मुझे तो भैया के लिए दुख हो रहा है, भाभी का अफेयर है। रसोई में काम कर रही पारो अपने कान खड़े कर लेती है और लगाती है लालू को फोन। अरे लालू, निकिता भाभी के घर में अब कभी भी दीवार खींच सकती है। उन्होंने प्रमोद भैया के बिजनेस पार्टनर को भी बुला लिए, जल्दी से आजा। दीवार खींच सकती है? अरे नहीं, देख लेना, निकिता भाभी अब डिवोर्स लेगी प्रमोद भैया से, क्योंकि कुछ ऐसा है जो प्रमोद भैया और जानवी भाभी निकिता भाभी से छुपा रहे हैं।
एक के बाद एक इस बात को हवा मिलती जाती है और घबराहट में जानवी के पेरेंट्स भी उसके ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भाभी की लाइफ में कोई और है भैया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो निकिता? आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है निकिता। ये अलग बात है कि मम्मी का एक और बच्चा है, हमारा एक और भाई है। भैया और भाभी को इस बारे में पता था, ये गलती है भाभी की। मैं फिर से कह रहा हूँ प्रमोद, तुम आंटी पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा जो एक और भाई है विष्णु, जो इतने बड़े प्रॉपर्टी का मालिक है, कितना बड़ा घर है, वो सब तुम्हारे पापा का है। पापा से पूछो ना अपने। भगवान, इस घर में डिवोर्स किसका होने वाला है? प्रमोद भैया, निकिता भाभी का, या जानवी भाभी और विक्रम भैया का, या फिर अंकल आंटी का? क्या कह रहे हो तुम सब? कौन है विष्णु? मैं किसी विष्णु को नहीं जानती। तुम्हें शर्म नहीं आई? रखो, माना शादी से पहले मैं जरा भटक गया था, पर इस तरह नहीं भटका था। हाँ, मेरा मन काम पर नहीं लगता था, मैं दोस्तों के साथ घूमता था, पर यह सब नहीं करता था। ये फालतू बातें तुम्हें जरूर तुम्हारी माँ ने कही होगी। उन्हें तो हमेशा से मुझसे दिक्कत थी। फिर ये लड़का विष्णु सुबह हमारे घर पर जानवी भाभी को ढूंढने कैसे आया? और वो बड़ा घर, गाड़ी और पता नहीं किन किन चीजों की बातें कर रहा था। उसने चश्मा लगाया था, गुलाबी शर्ट पहना था और साथ में एक बैग था। तो मतलब पहचान गए पापा आप उसे? उसे तो मैं भी पहचान गई। अरे वो एक चोर है जो हर सोसाइटी में घूमता है और वहां किसी के जान पहचान वाले का नाम लेकर उनके घर में घुस जाता है। उसे जरूर पता चल गया होगा कि जानवी घर पर नहीं है। पास की 2 सोसाइटी में ऑलरेडी चोरी कर चुका है। और इतने ड्रामे के बाद सभी एक साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। कितने दिन हो गए हम दोनों ने कहीं ना डेट किया और ना ही किसी पार्टी में गए। जैसे जैसे हमारे रिलेशनशिप के साल बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे बोर हो रहे हो। नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, अभी अभी जॉब ज्वाइन की, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और काम इतना है ना कि ठीक से खुद की ज़िंदगी जी कहाँ रहा हूँ और ना ही तुम्हें सही से वक्त दे पा रहा हूँ। हम दोनों का घर इतना दूर है, मिलने आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। हर रोज़ मिल भी तो नहीं सकते और फ़ोन पर कितनी ही बातें करेंगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो क्या है, मुझे तुम्हारे अटेंशन की आदत पड़ गई है। थोड़ा सा भी तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर से हट जाता है तो मुझे बेचैनी हो जाती है। बिल्कुल बच्चों जैसी हो तुम, पगली कहीं की। सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें मुझे मिलने के लिए इतना डिस्टेंस पार करने की जरूरत ना पड़े तो? क्यों, तुम मेरे मोहल्ले में घर ले रही हो क्या? हर बात में मजाक, बताओ ना, अगर ऐसा हो जाए तो? हो जाए तो मेरी ट्रैवलिंग का खर्चा और पैसे दोनों बच जाएंगे। और एक मजाक, मेरे कहने का मतलब है कि हम शादी कर लेते हैं और एक घर में रहते हैं। क्या शादी? शादी कर लेंगे तो कम से कम पूरी रात एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुबह शाम एक दूसरे की आंखों के सामने रहेंगे। और तुमने कहा भी तो था, इस जॉब के लगने के बाद तुम घर पर बताओगे। घर पर बताना कौन सी बड़ी बात है, बताने के लिए मैं तो अभी बता दूं। लेकिन एक बार खुद की तरफ देखो, अगर ऐसे में तुम्हें अपनी फैमिली के सामने ले जाऊंगा तो कौन सा माँ बाप तुम्हें देखकर तुम्हें अपने घर की बहू रूप में स्वीकार कर लेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या बुराई है मुझ में? गोरा रंग है, स्टाइलिश हूँ, और क्या चाहिए बहू बनने के लिए? और क्या चाहिए नहीं, क्या क्या चाहिए बहू बनने के लिए ऐसा पूछो। भले ही तुम में कुछ कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब एक औरत सास बन जाती है तो उसे अपनी बहू से कितनी अपेक्षाएं होती हैं। हम शादी कर लेंगे, तुम हमारे घर की बहू बन जाओगी, तो माँ को भी तो तुमसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी। तुम क्या बोल रहे हो? सब कुछ मेरे माथे के ऊपर से जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की बात टालने के लिए तुम बहाना बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, मैं तो अब बिंदास शादी के लिए घर पर बात कर सकता हूँ। हाँ, अब लव मैरिज है तो माँ थोड़ी बहुत चिक-चिक करेंगी, क्योंकि हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी बहू खुद पसंद करे। और जैसे-तैसे करके मैं माँ को शादी के लिए मना भी लूँगा, अगर मेरी माँ को उनकी बहू जैसी चाहिए वैसी सभी गुण तुम में आ जाए तो। ओहो, बस इतनी छोटी सी बात। तुम मुझे उनसे मिलवाओ तो सही, मैं उन्हें चुटकी बजाते ही इम्प्रेस कर दूंगी। मेरी माँ को इम्प्रेस करना चुटकी बजाने जितना आसान काम नहीं है। सास के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि सास कैसी होती है। उन्हें चाहिए होता है कि उनकी बहू सुबह जल्दी उठे, साड़ी पहने, घर की परंपराएं, रीति रिवाज सब कुछ अच्छे से संभाले। घर की बहू को अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, साथ ही साथ मेहमान नवाजी, पूजा पाठ, इन सब का भी ज्ञान हो। और तुम हो कि तुम्हारी सुबह 12 बजे होती है। साड़ी तो छोड़ो, तुम सलवार सूट भी ठीक से नहीं पहन पाती। खाने के नाम पर तुम्हें सिर्फ मैगी बनाने आती है। अब अगर ऐसे में तुम्हें मेरे माँ के सामने मैं ले जाऊंगा तो माँ हमारी शादी के लिए हाँ कैसे कहेंगी?
तुम्हारी माँ कौन से जमाने में जीती है? जमाना बदल रहा है। आजकल की बहू इस दुनिया से काफी दूर है और घर के कामों के लिए मेड है ना, वो सब कुछ कर लेगी। मैडम, तुम्हें पता नहीं होगा तो एक बात मैं बता देता हूँ। ये जो मेड होती है ना, वो बस आती है, मेन मेन काम करती है और चली जाती है। हम घर के रीति रिवाज परंपरा संभालने के लिए मेड नहीं लगा सकते। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मेड से मेहमानों का स्वागत नहीं करवा सकते, घर की पूजा पाठ नहीं करवाते। और तुम कहती हो कि मेड है ना, मेड सब कर लेगी। तुम्हारा कहना क्या है? यही कि जब तक तुम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बन जाती, तब तक मैं अपनी शादी के बाद की बात ही नहीं कर सकता घर पर। तुम्हारे बर्ताव से तुम बिल्कुल बच्ची हो। मेरा ये बच्चों जैसा बर्ताव अब तुम्हें पसंद नहीं आता? मेरी माँ, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ये कहा कि ये सब बच्चों जैसी हरकतें हम दोनों के बीच में चल जाती है। लेकिन अगर तुम्हें मेरे घर की, मेरे माँ पापा की बहू बननी है तो तुम्हें जिम्मेदारी समझनी होगी। और जब तक तुम जिम्मेदार और समझदार नहीं बन जाती, तब तक हम हमारी शादी का बात इस घर पर नहीं कर सकते। देख लेना साहिल के बच्चे, तुम मुझसे शर्त लगा रहे हो। अगले महीने इसी तारीख को मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, वो भी बिल्कुल समझदार और जिम्मेदार बहू बनकर। फिर देखते हैं तुम्हारी स्ट्रिक्ट माँ एक संस्कारी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए इनकार कैसे करती है। हमेशा चॉकलेट और बिस्कुट के लिए जिद्दी बनने वाली मेरी प्यारी बच्ची आज संस्कार सीखने के लिए जिद्दी बन रही है। मुझे तो अभी से हमारे शादी के मंडप नजर आ रहे हैं। मिलते हैं अगले महीने इसी तारीख को। साहिल के सामने संस्कार सीखने की लंबी लंबी बातें करके शरयू घर वापस आ जाती है। शरयू एक मॉडर्न फैमिली में पली बड़ी लड़की है। उसने कभी अपनी माँ को भी साड़ी पहनते हुए नहीं देखा, और पहने भी तो बस साल में एक दो बार, वो भी किसी फंक्शन या शादी में। साहिल से शादी करनी है तो संस्कारी बहू बनना पड़ेगा, और संस्कारी बहू, बहू के सभी लक्षण सीखना अपने आप में ही शरयू के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। साहिल से मिलकर आने के बाद शरयू एक बहू में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक जिम्मेदार बहू कैसी होती है, इस बारे में कई देर तक सोचती रहती है। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी से पूछ भी लेती तो उसकी माँ खुद बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। उसकी सहेलियों में भी किसी की शादी नहीं हुई थी। फिर संस्कारी बहू कैसी होनी चाहिए, शरयू ने इंटरनेट पर सर्च किया, और ऐसे ही एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते सुबह 6 बज जाते हैं। अलार्म लगाती है, तभी शरयू को उसकी दो सहेली पिंकी और रिंकी का ग्रुप कॉल आता है। क्या हुआ शरयू, आज तुम साहिल से मिलने गई थी ना, और तुमने तो कहा था कि आज तुम शादी की बात करके रहोगी। अभी तक घर वापस नहीं आए क्या? क्या हुआ शरयू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उस साहिल के बच्चे ने तुम्हारे साथ फिर से झगड़ा कर लिया क्या? अभी फोन करके उसकी क्लास लेती हूँ मैं। अरे पिंकी, ऐसा नहीं है, साहिल ने मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं किया। और रिंकी, मैं कब की घर आ गई हूँ। अच्छा, कब के घर आ गई है, तो फिर आज तूने पार्टी में आने के लिए मना क्यों कर दिया? क्या हुआ है, कुछ ठीक से बताओ ना। मैं आज साहिल से मिलने गई थी। मैंने उससे हमारी शादी की बात की, लेकिन उसका कहना है कि अगर वो मुझे ऐसे ही उसकी माँ के सामने ले जाएगा तो उसकी माँ हमारी शादी के लिए मना कर देंगी। प्यार करते वक्त ये बात उसके समझ में नहीं आई? उसका कहना है कि तुम जैसी हो मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ तुम जिम्मेदार बन जाओगी। हमारा घर इतना बड़ा है, इतने लोग आते जाते रहते हैं, ये घर संभालने के लिए कोई जिम्मेदार लड़की चाहिए। और मैं ठहरी मेरी पार्टी और दोस्तों को अपनी दुनिया मानने वाली। मतलब उसने तुमसे शादी के लिए मना कर दिया? नहीं, उसने मना नहीं किया। बस उसने मुझसे कहा है कि वो घर पर हमारी शादी की बात कर लेगा। बस मुझे संस्कारी बहू के कुछ गुण सीखने चाहिए, जिम्मेदारी समझदारी सीखनी चाहिए, ताकि उसके माता पिता को मैं पसंद आ जाऊं। जैसे मेरे घर पे बात करने के लिए मैंने उसके जॉब का इंतजार किया, इस तरह अब उसके घर पर बात करने के लिए और उसके घर से परमिशन मिलने के लिए मुझे अपना बचपना छोड़कर एक अच्छी बहू बनना होगा। उसने कहा है कि उसकी माँ बाकी सभी औरतों से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्हें सुबह जल्दी उठने वाली, साड़ी पहनने वाली, घर के सभी काम करने वाली, सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। मुझे तो लगता है उसकी माँ बिल्कुल टिपिकल सास है। जमाना बदल गया है, लेकिन वो थोड़ी भी नहीं बदली है। मैंने सुना है सास बहुत ज्यादा भयंकर होती है, बहू को डांटती है, धमकाती है, मायके में भी नहीं आने देती, घर के सभी काम करवाती है, घर में कुछ इज्जत भी नहीं देती। बहू चैन से 2 मिनट बैठ जाए, सास से वो भी नहीं देखा जाता। ऐसी होती हैं सास? हाँ, मैंने टीवी सीरियल में देखा है, बड़े बड़े आंख करके बहू की तरफ देखती हैं। और साहिल कह रहा था ना कि उसकी माँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब इन सभी सास से ज्यादा तुम्हारी सास खराब होगी, तुम्हारा जीना हराम कर देगी। ऐसी सास होते हुए तुम्हें उस घर में जाना है? जाना तो पड़ेगा। मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ, और साहिल ने कहा है मैं उसकी माँ को बहुत पसंद आऊंगी अगर मैं जिम्मेदार, समझदार और अच्छी संस्कारी घर संभालने वाली बहू बन जाऊंगी तो। और मैं साहिल को वादा करके आई हूँ कि 1 महीने में मैं सब कुछ सीख कर रहूंगी। जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूंगी, सभी काम करूंगी, साड़ी भी पहनूंगी, जिम्मेदार भी बन जाऊंगी। ठीक है, अब तुमने ठान ही लिया है तो हम सब कुछ सही है, और तुम जैसा चाहती हो
वैसा ही हो, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। ऑल द बेस्ट शरयू। अगले दिन सुबह। मामा मेरी कॉफी। क्या कर रही है शरयू? मम्मा तो अभी तक सो रही होगी और संस्कारी बहू खुद की कॉफी खुद बनाती है। कल रात ही आर्टिकल में पढ़ा था और सुबह भूल गई। ऐसा नहीं चलेगा। संस्कारी बहू छोटी से छोटी चीज याद रखती है। तुम्हारी सासू माँ वो तो सर्वगुण संपन्न नहीं, अगर उनकी बहू के रूप में शोभा देना है तो तुम्हें आज से ही अच्छी बहू बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ये तैयारी शुरू करते हैं आज खुद के लिए खुद कॉफी बनाने से। शरयू ने अपनी सास की संस्कारी बहू बनने के लिए उस दिन से खुद में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर देती है, जैसे खुद के काम करना, पार्टी दोस्तों से ज्यादा घर में ध्यान देना, पूजा पाठ, घर की परंपराएं सीखने की कोशिश करना। शुरू शुरू में ये सरयू के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन धीरे धीरे शरयू को लगने लगता है कि बचपन से जो जिंदगी वो जी रही है उससे ये जिंदगी बहुत ज्यादा अलग और खास है। इंटरनेट से देखकर शरयू साड़ी पहनने की भी कोशिश करती है। पहले तो सरयू जीन्स के ऊपर साड़ी पहनकर घूमती है, इधर उधर तो बहुत ज्यादा फनी लगता है, लेकिन धीरे धीरे साड़ी कैसे पहनती है उसकी समझ में आ जाती है और वो अगले कुछ ही दिनों में अच्छे से साड़ी पहनना सीख जाती है। साथ ही साथ पहले छोटी मोटी रसोई की वीडियो शरयू इंटरनेट पर देखती है और सेम उसी तरह देख देख कर खाना बनाने की कोशिश करती है। पहले तो आटे में पानी ज्यादा हो जाता है, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है, एक दो बार तो सब्जी जल भी जाती है, लेकिन धीरे धीरे सरयू अच्छा खाना बनाना सीख लेती है। जो सरयू 1 महीने पहले मुश्किल से सुबह उठ पाती थी, अब वो खुशी खुशी उठने लग जाती है। पार्टी, चॉकलेट, बिस्किट के साथ जिस लड़की की सुबह होती थी, वो लड़की भगवान के आशीर्वाद से खुद की सुबह शुरू करने लगती है। हर वक्त बाहर नाश्ता करने वाली, खाना खाने वाली लड़की घर का शुद्ध और हेल्दी खाना खाने की आदत डाल लेती है। पूरा घर संभालना अभी तो शरीर के लिए मुश्किल था, लेकिन उसके मन में इस 1 महीने में अच्छी बहू बनने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। देखते ही देखते 1 महीना खत्म होता है और शरयू पहुंच जाती है साहिल से मिलने। एक पेड़ के नीचे साहिल शरयू का इंतजार कर रहा था। शरयू, क्या लग रही हो यार तुम वहां से आए ना, तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। लग रही हो ना तुम्हारे सर्वगुण संपन्न माँ की संस्कारी बहू? एकदम परफेक्ट लग रही हो, लेकिन सिर्फ साड़ी पहनना ही सीख गई हो या और भी कुछ? और भी कुछ? बहुत कुछ सीख गई हूँ, पूरे महीने यही तो कर रही थी। पार्टी, बाहर खाना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना सब कुछ बंद कर दिया है। पूजा पाठ, खुद के काम खुद करना और भी काफी कुछ सीख गई हूँ। चलो अब जल्दी से मम्मी पापा से मिलने चलते हैं। बिल्कुल, अब तो हम चल ही सकते हैं। वैसे भी मुझे शादी की बहुत ज्यादा जल्दी है हमारी। अब तुम्हें ऐसे देखकर माँ खुश हो जाएंगी और ना भी नहीं कह पाएंगी। साहिल शरयू को अपने मम्मी पापा से मिलवाने घर ले जाता है। साहिल के मम्मी पापा को शरयू बहुत ज्यादा पसंद आती है। थोड़े ही दिनों में साहिल भी अपने मम्मी पापा के साथ शरयू के घर पर आता है। थोड़े दिन शादी की बोलचाल होने के बाद ही कुछ दिनों में साहिल और शरयू की सगाई हो जाती है और अगले 2 महीने में शादी के बाद। बहू, अब सभी मेहमान चले गए हैं, शादी की सभी रस्में भी खत्म हो गई हैं। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी पूरा घर साफ कर देती हूँ। पिछले कई दिनों से घर में काफी सारे मेहमान थे, घर पूरा गंदा हो गया है। तुम्हें घर साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ, कुछ गलती हो गई क्या? घर साफ करना तुम्हारा काम थोड़ी ना है। अब मैं इस घर की बहू हूँ, ये सब मेरा ही काम है। नहीं बेटा, ये सब काम करने के लिए पुष्पाबाई आती ही होगी। बस तुम हमने जो चांदी के बर्तन और जेवर पूजा और बाकी रस्मों के लिए निकाले थे, वो ठीक से अलमारी में रख देना। मतलब मुझे घर की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है? जो तुम जाकर पहले ये भारी भरकम साड़ी बदलकर कोई कंफर्टेबल ड्रेस पहन लो। ड्रेस? क्यों, तुम्हें ड्रेस पहनना पसंद नहीं है? मुझे ड्रेस ही तो पहनना पसंद है। क्या? तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं तुम पहन सकती हो, साड़ी ही पहननी चाहिए, इस बात की कोई जबरदस्ती नहीं है। और मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद घर में साड़ी नहीं पहनती, वो तो बस शादी वाला घर था, घर में मेहमान थे, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली। अब मैं भी जा रही हूँ साड़ी बदलकर ड्रेस पहनने। सास ने साड़ी बदलने के लिए कहा। शरयू अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। क्या हो रहा है ये? लड़का बताता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और माँ तो बिल्कुल कूल है, न सास की तरह आवाज चढ़ाती है, न डांटती है और ना ही मुझसे ज्यादा काम करवाती है। फिर साहिल ने मुझे खुद को बदलने के लिए क्यों कहा? कहीं साहिल को तो नहीं, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, रिंकी और पिंकी को फोन करती हूँ। क्या हुआ शरयू, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कहीं वो तेरी डेड यानी सास तुझे तकलीफ तो नहीं दे रही? तुझसे बहुत काम करवा रही है क्या? बेचारी हमारी मासूम सहेली। हमने कहा था ना शरयू, तुमसे इस शादी के झंझट में मत पड़। ये सास नाम का प्राणी तुझे सुकून से नहीं जीने देगी।
चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है मेरी सास। मैं घर में साड़ी पहनकर घूम रही थी तो उन्होंने मुझे भी साड़ी पहनने के लिए मना कर दिया। घर का कोई काम भी नहीं करवाती, पूजा पाठ ये सब उन्हें पसंद है। आरती के लिए बुला लेती हैं, लेकिन किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करती। शादी को 15-20 दिन हो गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं। हर बार बिल्कुल प्यार से समझाया। डांटती नहीं है, सुबह जल्दी उठाती नहीं है, ज्यादा काम नहीं करवाती, गुस्सा भी नहीं करती। सास जैसी एक भी लक्षण नहीं है मेरी सास में। अच्छी बात है ना फिर। बात तो अच्छी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि साहिल ने मेरे सामने अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोला, सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताया। इसका जवाब तो साहिल ही दे सकता है। शरयू पिंकी और रिंकी का फोन कट करती है और साहिल के घर आने का इंतजार करती है। शाम के वक्त साहिल घर पर आ जाता है। रात के खाने के बाद शरयू साहिल के सामने बैठती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला शादी की बात करने के लिए? मैंने तुमसे कहा तो तुम तो बड़ा बता रहे थे कि मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें सुबह जल्दी उठने वाली, घर के सभी काम करने वाली, साड़ी पहनने वाली बहू चाहिए, जिम्मेदार बहू चाहिए, समझदार बहू चाहिए। लेकिन तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो तो मुझे डांटती भी नहीं है, हर बात में मुझे प्यार से समझाती है, साड़ी पहनने के लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं करती। सास की जो तस्वीर मैंने अपने मन में बनाई थी वैसा एक भी लक्षण नहीं है मेरी सास में। शरयू ने एक के बाद एक साहिल को सवाल पूछा, तभी स्वाति वहां आ जाती है। तुम्हारे सभी सवाल के जवाब मेरे पास हैं बहू। साहिल ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैंने उसे कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए। जब साहिल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी तस्वीर दिखाई, तुम मुझे तभी पसंद आ गई थी। लेकिन तुम्हें समझदार और जिम्मेदार बनाने का ये अच्छा मौका हमारे पास था, तो शादी करने के लिए संस्कारी बहू बनना पड़ेगा। ये चुनौती हमने तुम्हारे सामने रख दी, ताकि हम देखना चाहते थे कि हमारे घर की बहू चुनौतियों से डर जाती है या चुनौती झेल लेती है। तुमने वो चुनौती स्वीकार भी की और सिर्फ 1 महीने में एक अच्छी और संस्कारी बहू के सभी गुण आत्मसात कर लिए। माना कि सुबह जल्दी उठना, साड़ी पहनना, बहू को डांटना, ये सारे लक्षण मुझ में नहीं है जो बाकी सास में होते हैं। और मैं कभी तुम्हारे ऊपर किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम्हें जैसे जीना है तुम जी सकती हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। वो भले ही अपनी जिंदगी बच्ची बनकर जिए, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, मेहमानों से लेकर पूजा पाठ तक उसे सब कुछ आता हो, वो भी बिना किसी के सहारे के। टिपिकल सास जैसे लक्षण भले ही किसी औरत में हो या ना हो, लेकिन अपनी बहू को बिना किसी आधार के खड़े रहना सिखाने का एक लक्षण हर सास में होना चाहिए। क्योंकि नादानी में प्यार हो जाता है, लेकिन शादी करने के लिए दोनों भी समझदार होने चाहिए, तभी घर संसार ठीक से चलता है। हमारे झूठ बोलने का मकसद तुम्हें काम सिखाना नहीं था, तुम्हें समझदार बनाना था। साहिल ने झूठ बोला, इस बात को लेकर शरयू सुबह से अपसेट थी, लेकिन स्वाति की बातों ने शरयू का दिल जीत लिया। शरयू तुरंत जाकर स्वाति को गले से लगा लेती है।